मोहिता परिवार की कहानी भाग 2। अब जब सबकी नज़रें भानुमयी पर थीं, भानुमयी ने ठान लिया कि वह ललित परिवार को सबके सामने शर्मिंदा करेगा। उसे याद था कि कभी उन्होंने उसकी बहन को नीचा दिखाया था। उसने सोचा, किसने कहा था कि वे उसकी बहन को नीचा दिखाएं। भानुमयी प्रतिशोधी स्वभाव का था। जो भी उसके परिवार का अपमान करता उसे कभी नहीं छोड़ता, चाहे लोग उसे लापरवाह और नासमझ ही क्यों ना समझे। भानुमयी ने कहा, मेरे गुरु चोर नहीं हैं। यह मेरे गुरु नहीं थे जिन्होंने खाना चुराया। भानुमयी ने ऊंची आवाज़ में कहा, वे कभी इतने नीचे नहीं गिरेंगे कि चोरी करें। अगर ललित परिवार का अनाज गायब हुआ है तो शायद उनका बेटा ही चोरी छिपे खा गया होगा। क्या वह हमेशा से आलसी की तरह नहीं रहता और लालच नहीं करता? दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने ही आंगन की तलाशी लेना बेहतर होगा। भीड़ में दबी दबी सांसें खींच गई। ललित परिवार के चेहरे गुस्से से विकृत हो गए। मोहिता ललित सबसे पहले चिल्लाई, अरे तू बद्दुआ लगा हुआ कमीना, किसे आलसी और लालची कह रहा है? मेरा बेटा तो प्रोफेसर बनने वाला है, तेरी तरह नहीं। वह पढ़ा लिखा नौजवान है। यह सुनकर भानुमयी ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, एक ऐसा प्रोफेसर जो दूसरों को नीचा दिखाता है और चोरी करता है, वह हमारे गांव के लिए बदनामी ही लाएगा। ऐसी पाठशालाओं को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई छोड़कर चोरी ही कर लो, उसी में अच्छे चोर बनोगे। तू अभागा जानवर, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मोहिता गुस्से से उसकी ओर झपटी, लेकिन भानुमयी फुर्ती से बच गया और भीड़ के बीच से निकल गया, जिससे उस मोटी तगड़ी औरत के लिए उसका पीछा करना असंभव हो गया। भीड़ में कई लोग हंसी दबाकर मुस्कुरा उठे। कुछ ने पहली बार देखा कि कोई खुलेआम ललित परिवार को जवाब दे रहा है। बूढ़ा बालू ने धीमे से भानुमयी को जाते देखा और उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक आ गई, मानो उसे महसूस हुआ हो कि इस लड़के में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि साहस भी है। उसे इस तरह देखकर राम ललित ने नाक सिकोड़ते हुए अपनी पत्नी को जोर से खींचकर पीछे कर लिया और रूखे स्वर में बोला, कहाँ चली जा रही हो? पहले यह मामला निपटाओ। मन ही मन उसने सोचा कि उसकी पत्नी कितनी शर्मनाक हरकत कर रही है। आखिर एक बच्चे से क्यों लड़ना? बूढ़ा बालू नाखुश होकर घूरता रहा। उसने न भानुमयी का शुक्रिया अदा किया, न ही उसका बचाव किया। बस ललित परिवार को घृणा भरी नज़रों से देखता रहा। उसके लिए तो लड़के की वफादारी कोई बात नहीं थी, बल्कि एक स्वाभाविक बात थी। उसे भानुमयी पसंद नहीं था, इसलिए अक्सर उसे अपने घर पर काम करवाता था। भीड़ की फुसफुसाहट और बढ़ गई। कुछ लोग ललित परिवार पर तरस खा रहे थे, कुछ बूढ़े बालू से डर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर की नज़रें भानुमयी पर ही टिक गई, जो अब वहाँ से जा चुका था। फिर वही लड़का जहाँ नहीं होना चाहिए वहीं दखल देता है। वह अपशकुनी लड़का हमेशा जहर उगलता है। जो लोग भानुमयी को जानते थे वे सोचते थे कि यह लड़का बस मुसीबत ढूंढता फिरता है। अफसोस, मोती परिवार को ऐसा वंशज मिला। भानुमयी ने सब कुछ देखा और मन ही मन मुस्कुराया, मगर उसकी आंखें ठंडी ही रही। यह गांव का झगड़ा उसे बेहद हास्यास्पद लगा। वह पलटा और वहां से निकल गया। उसका दुबला पतला शरीर, जो भूरे रंग के पेबंद लगे सन की कपड़ों में लिपटा था, सामने फैली धूल भरी सूखी सड़क से बिल्कुल मेल खा रही थी। उसके पीछे झगड़ा अभी भी गूंज रहा था, लेकिन भानुमयी के लिए वे आवाज़ें बस भिनभिनाती मक्खियों जैसी थी। मोती परिवार तक लौटने वाला रास्ता सूखे गेहूं के खेतों से होकर जाता था। डंठल टूटे बिखरे पड़े थे और हर कदम पर हल्की धूल उड़ती, जो उसके नंगे पैरों से चिपक जाती। पूरे इलाके में भूख की एक हल्की सी गंध फैली हुई थी। जब तक वह आंगन की फाटक तक पहुंचा, उसका मन पहले ही शांत हो चुका था। उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला।
नाक तक खाना पकने की खुशबू पहुंच रही थी। परिवार एक छोटे से कक्ष में इकट्ठा बैठा था। बीच में एक पतली सी खिचड़ी उबल रही थी, जिसमें पहाड़ी ढलान से खोद कर लाए गए जंगली कंदमूल और घास फूस मिलाए गए थे। सुभाषा मोती, उसकी माँ, हर कटोरी बड़ी सावधानी से बांट रही थी, मानो हर दाने का तौल कर रही हो। खा लो, उसने धीरे से कहा और पहली थाली अपने बड़े बेटों की ओर बढ़ाई। 21 वर्ष के हल्दीकेत के कंधे अब चौड़े हो रहे थे, मगर उसकी कटोरी में खिचड़ी पानी से भी पतली थी। सुभाषा का सीना कस गया। जब पेट भरने की ही सामर्थ्य नहीं थी तो उसके विवाह की व्यवस्था करने का विचार भी कैसे कर सकती थी। दूसरे और तीसरे बेटे लालन मोती और गनू मोती चुपचाप खाते रहे। वे बहुत धीरे धीरे चबा रहे थे, मानो अपने शरीर को भरपूर खाने का भ्रम देने की कोशिश कर रहे हों। सबसे छोटी बेटी ने अपने पलकों को झुका लिया। खुरदरी कटोरी दोनों हाथों से थाम रखी थी। वह जल्दी जल्दी निगल रही थी ताकि कोई उसकी आंखों में छलकते आंसू न देख सके। भानुमयी ने एक ओर बैठकर अपनी कटोरी संभाली। उसके चेहरे की भाव शून्यता थी। उसके चेहरे पर भाव शून्यता थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था कि यह भोजन उन्हें अगली सुबह तक तो पहुंचा देगा, पर उसके बाद। उसकी आंखें चुपचाप दीवार की ओर टिक गई, मानो वह पत्थरों से कोई जवाब खोज रहा हो। सुभाषा का दम घुटने लगा बच्चों को इस तरह खाते देख, पर वह क्या कर सकती थी। ना तो उसमें अकेले खेत जोतने की ताकत थी, ना ही कस्बे से अनाज खरीदने के लिए पैसे। पिछली बार जब उन्होंने अनाज खरीदा था, तब से घर में एक भी सिक्का नहीं बचा था। यह साल बहुत बुरा जाने वाला था। भानुमयी चुपचाप बैठा था, बिना जल्दी किए कौर चबा रहा था। उसकी गहरी अथाह आंखें स्थिर थी। वह चुपचाप अपने भाई बहनों को देखता रहा। 15 साल की उम्र में ही उसका नाम गांव में बदनामी पा चुका था। जिस दिन से वह पैदा हुआ, गांव वाले फुसफुसाते थे कि वह एक अपशकुनी तारा है, ऐसा बच्चा जो विपत्ति लेकर आता है। वह उस रात जन्मा था जब हवा भेड़ियों की तरह हुआ हुआ कर रही थी, बारिश चाबुक की तरह बरस रही थी और बिजली आसमान चीरते हुए देवस्थान के पास खड़े पुराने सरो वृक्ष को 2 टुकड़ों में बांट गई थी। बुजुर्गों ने सिर हिलाकर कहा था, इस बच्चे का जीवन आसान नहीं होगा। और सचमुच जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके हर कदम को अपशकुन ही माना गया था। 9 साल की उम्र में वह 3 दिन और 3 रात के लिए पहाड़ों में गायब हो गया था। जब लौटा तो उसका शरीर खरोंचों से भरा था, पर उसकी बाहों में औषधीय जड़ी बूटियां लदी थीं, जो उसकी माँ की खांसी के बीमारी को शांत करती थी। उसके लिए यह मातृभक्ति थी, पर गांव वालों के लिए यह सबूत था कि वह पहाड़ी आत्माओं और दानवों के साथ उठता बैठता है। वे जीभ टेढ़ी करके कहते, जंगली भेड़िया कभी पालतू नहीं होता। भानुमयी इन तानों का आदी हो चुका था, लेकिन आज उसके भीतर कहीं गहराई में यह विश्वास और भी पक्का हो रहा था कि उसकी किस्मत का रास्ता गांव से होकर नहीं जाएगा। जब भानुमयी छोटा था, 11 वर्ष का था, 11 वर्ष की उम्र में ही बूढ़े सुजन लाल के साथ हुई घटना ने भानुमयी की प्रतिष्ठा पर मुहर लगा दी। उस बुजुर्ग ने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उसने अन्न चुराया है और उसे देवस्थान पर सबके सामने अपमानित करना चाहा, परंतु भानुमयी ने सिर नहीं झुकाया। उसके शब्द चाकू जैसे थे और उसकी दृष्टि बिजली जैसी तीखी। जब सुजन लाल ने उसे बेत से मारा तो भानुमयी ने पलटकर वार किया। देवस्थान की सीढ़ियाँ खून से लाल हो गई। उस दिन से पूरे गांव ने कहना शुरू किया, अकृतज्ञ, इंसान की खाल में जानवर, उद्दंड। मोती परिवार का चौथा बेटा तो अपशकुनी तारा है, जो भविष्य और देवताओं दोनों को क्रोधित करता है। लापरवाह, अशुभ, अभिशाप,
क्रोधी भानुमयी के कई नाम पड़ गए और पड़ोसी अपनी सुविधा से उसे जो चाहे कहते। सुजन लाल की घटना के बाद वह और भी बिगड़ गया। बड़े लड़कों से भिड़ना, गांव के बुजुर्गों से उलझना, और एक बार तो उसने एक बुजुर्ग के पोते को इतना पीटा कि वह कई दिन तक चल नहीं सका। पर यह इसलिए नहीं था कि वह अनुचित था, हर बार दोष सामने वाले का ही होता, किंतु गांव वालों की आदत थी उंगली उसी पर उठाने की, हर बात का ठिकरा उसी के सिर फोड़ने की। जब भानुमयी ने उस चोर की ओर इशारा किया जिसने अन्न भंडार से चोरी की थी, तब भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी, उल्टा उसे फूट डालने का दोषी ठहराया। गांव वालों की नज़र में हर विपत्ति, हर झगड़ा, हर टूटी छत की खपरेल या गुम हुई मुर्गी, सबका कारण वही था। भानुमयी ने उनकी सोच को भली भांति समझ लिया और उसके बाद उसने उनकी परवाह करना छोड़ दिया। अब अगला कहानी अगले वीडियो में देखते रहें। नमस्ते।